गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग करेंगे विज्ञान और पर्यावरण का महामैराथन क्लास, जहां से 15 से 20 प्रश्न आपके परीक्षा में लड़ेगा ही लड़ेगा। आप इसे पूरे शुरू से अंत तक देखें और यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। ये इम्पॉर्टेंट सारे टॉपिक हैं। पहला प्रश्न है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? तो क्या बनता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई रुकावट आप जब रख देंगे, प्रकाश स्रोत यहाँ से आ रहा है, यहाँ से, तो इधर क्या बनेगा? छाया बनेगा। तो क्या बनता है? छाया, यानी शैडो बन जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। सबसे पहले आप जान लीजिए, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। समतल दर्पण जिसमें आप लोग घर पे अपना चेहरा देखते हैं, और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो गाड़ी के साइड में लगा होता है पीछे के वस्तु को देखने के लिए, साइड मिरर, वो उत्तल दर्पण होता है। और जो ब्यूटी पार्लर में दर्पण लगा होता है शीशा, वो अवतल दर्पण होता है। लेकिन यहाँ पूछा है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो वो अनंत होती है। नेक्स्ट है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो उत्तल लेंस की क्षमता, चाहे किसी भी लेंस की क्षमता, डायप्टर में मापी जाती है। उसका मात्रक क्या होता है? डायप्टर। क्या होता है? डायप्टर होता है। ये डायप्टर होता है। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? डायप्टर में। और 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो 1/1, यानी 1 डायप्टर। और लेंस उत्तल है इसलिए धनात्मक होगी, यानी क्या हो जाएगा? 1 डायप्टर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो देखिए, प्रकाश की किरण को क्या करेगा ये लेंस? फैला देगा। कौन? उत्तल लेंस। तो इसीलिए इसको अपसारी लेंस कहा जाता है। किसको? तो उत्तल लेंस को। नेक्स्ट है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। देखिए, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। पानी में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है? तो आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, 2.42। नेक्स्ट है, एक अभिसारी लेंस बनाता है। तो अभिसारी यानी उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, कभी आभासी तो कभी वास्तविक। ये हो जाएगा इसका उत्तर। और वहीं अवतल लेंस की बात की जाए, अभिसारी लेंस की, अवतल लेंस की, तो ये केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा? आभासी। आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। देखिए, सूर्य के प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। कितने रंगों का? 7 रंगों का मिश्रण होता है। ये सूर्य के प्रकाश 7 रंगों का क्या होता है? मिश्रण होता है, जिसमें लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है।
पीला मैजेंटा श्यान को द्वितीयक रंग कहा जाता है। तो यहाँ पूछा है निम्नलिखित में से प्राथमिक वर्ण, वर्ण मतलब रंग, लाल हरा नीला, ये सभी हो जाएगा। जान लीजिए लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए सिग्नल का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है बृहत श्रृंखला में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं? तो ये बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं? तो कॉर्निया में होती हैं। दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? 2 का 3, मैंने बताया था ना, 2 का 3, 3 वर्ड वाला। अगर कहता निकट दृष्टि दोष को, निकट तो 3 का 4, 4 वर्ड वाला। लेकिन यहाँ तो पूछा है दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? तो 2 का 3। देखिए 2 का 3, अगर दूरदृष्टि दोष रहता है तो 3 का 4। ट्रिक से याद रखिएगा। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, मतलब कोई सी चीज़ को आप जब देखते हैं तो कितने सेकंड तक आपकी आंखों में वो छाया बना, उसका चित्र बना रहता है? तो 1/16 सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा वाट के बराबर होगा? वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। और शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। तो वो ये दिया है इसका मात्रक वाट, और कार्य का मात्रक जूल, और समय का मात्रक सेकंड। जूल प्रति सेकंड ही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के। देखिए 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और इसी को कहा जाता है 1 यूनिट। बिजली बिल जो आप देते हैं, विद्युत शक्ति का मात्रक है तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर है, देख लीजिए आ गया प्रश्न, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और इसी को कहा जाता है 1 यूनिट। अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए। जितने भी हमारे शिक्षक साथी अगर इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, और कहीं से भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं प्रश्न कराता हूँ आपके मन में ये चलता होगा कि हम जब देखते हैं तब तो हमें लगता है कि आसान है, याद है, लेकिन बाद में हमको कुछ याद नहीं रहता है। ये ऐसे सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। लेकिन जैसे ही आपको प्रश्न मिलेगा एग्ज़ाम में और ऑप्शन मिलेगा ऐसे 4 करके, तो जब आप पढ़े रहेंगे तो ऑप्शन का उत्तर आपको दिखने लगता है। और अगर चैनल पे कंटिन्यू इस चैनल पे रहते हैं तो 120 से कम किसी का नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। अगर कम आया तो समझिए कि मेरा कम आया। मैं कोई फ़ी आपसे तो ले नहीं रहा हूँ। फ़ी ना लेने का एक ही मकसद है कि सबसे पहले हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ें, एक दूसरों को जानें, उसके बाद आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो, और आप 120 अंक लाएँ तो कम से कम राहुल सर को याद तो करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को अगर देख रहे हैं तो कम से कम लाइक कर दीजिए, और आपके शिक्षक साथी या कोई भी सीटेट परीक्षा की तैयारी या बीपीएससी टीआरई या कोई बच्चा 9th-10th का भी है तो उसे इस चैनल का लिंक शेयर कर दें। साथ ही साथ सक्षमता 1 और 2 का प्रश्न पत्र का हल मैं करा चुका हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और प्लेलिस्ट भी बहुत उसमें वीडियो है सक्षमता का, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक एक करके 10-10 मिनट 20-20 मिनट देखते रहिए पर डे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक के दिन 4 घंटा पढ़ लीजिए, लेकिन रेगुलर रहिए इस चैनल पे। देखते हैं मार्क्स कैसे नहीं आता है, और किसी सब्जेक्ट से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो मैक्सवेल ने। अगला, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उष्मीय प्रभाव पर। गल जाता है जिससे संपर्क टूट जाता है। 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻, यहाँ थोड़ा सा स्टार मार्क करना पड़ेगा,
इसमें और इसमें मैं डाउट में हूँ। 1 मिली माइक्रो होता तो 9 हो जाता, मिली एम्पियर। चलिए 6 के साथ जाता हूँ, लेकिन आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो जो हीटर बनता है उसमें नाइक्रोम होता है, और जो बल्ब होता है उसमें टंगस्टन होता है। क्या होता है? टंगस्टन। बल्ब का फिलामेंट क्या होता है? टंगस्टन। लेकिन हीटर में नाइक्रोम होता है और आयरन में। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है जो जीव से प्राप्त होता है? पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी है, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। वीवीआई कर लीजिए, ये वीवीआई कर लीजिए, और ये वाला वीवीआई कर लीजिए। मैं बोला हूँ ना, 80 प्रश्न में से कम 20 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा यहाँ से, एकदम पक्का वादा है। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा प्रदान करता है। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा। और सूर्य के प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो बिजली उत्पादन, भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति, यानी बहुउद्देशीय परियोजना था। कई गो उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है, बिजली भी उत्पादित किया जा रहा है, भूमि सिंचाई भी, जल आपूर्ति भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो डैनियल सेल का उपयोग किया जाता है। जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो देखिए, कैथोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। कौन सी गैस मुक्त होगी? ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ देखिए, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो ये कार्बन उपचयित हो रहा है, ये हो जाएगा कार्बन उपचयित हो रहा है। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? तो देखिए, जस्ता है, कॉपर है धातु, और H2SO4 से अभिक्रिया करेगा तो धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाती हैं। क्या बनाती हैं? लवण बनाती हैं, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो सीधे से ये लैंग्वेज बोला है, तो इसलिए हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। कौन सा गैस बनता है? तो हाइड्रोजन गैस। निम्नलिखित में से कौन सा चूना जल को दूधिया कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दंतमंजन प्रायः होता है, तो ये क्षारीय होता है, पेस्टोस्ट, क्योंकि दांत की अम्लीयता बढ़ती है तो उसमें क्षार लगा करके उसे उदासीन किया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो सिट्रिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में क्या कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। और यहाँ पे देख लीजिए, लैक्टिक अम्ल दूध में, कहाँ है? दही में। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का पीएच मान होता है 10.5। जस्ता का अयस्क है, तो जस्ता का अयस्क है आपका जिंक ब्लेंड। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, सोना, ये एल्युमिनियम है, कॉपर है, लोहा है, और ये देखिए एजी, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी, जिसका संकेत एजी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? तो देखिए, इसमें आयनिक यौगिक कौन सा नहीं है?
तो हो जाएगा HCN, आयनिक यौगिक नहीं है। हीलियम गैस है, अक्रिय गैस है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है तो ये हीरा है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच आबंध कैसा होता है? तो आप कहेंगे डबल बॉन्ड होता है। H2 का निर्माण होगा। क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। नहीं, ऑक्सीजन के बीच होता है, ये एकल बंध होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच एकल बंध होगा। चूना जल का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना जल का रासायनिक नाम है। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? स्टार मार्क कर लीजिए। इसमें कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो मैं तो मीथेन के साथ जाऊंगा, लेकिन आप लोग इसे स्टार मार्क करके देख लीजिएगा। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड बनाया? तो परमाणु द्रव्यमान उसका मापदंड था, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार धातु नहीं है? तो मैग्नीशियम जो है ये क्षार धातु नहीं है। सोडियम, रुबिडियम और लिथियम ये सब क्षार धातु हैं। निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? तो बोरोन, बेरिलियम, ब्रोमीन और बेरियम। तो बेरियम जो है हैलोजन का सदस्य है। जिंक का परमाणु संख्या होता है 30। निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? तो अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं और धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। राजस्थान के किस गांव में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खेजरी। अमृता देवी बिश्नोई का नाम आप लोग सुने होंगे। अमृता देवी बिश्नोई ये खेजरी के वृक्ष को बचाने के लिए अपने जान की आहुति दिए थे यहाँ के लोग। निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? तो बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण। बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। वस्तु का पुनर्चालन 3R, वस्तु के उपयोग में कमी रिड्यूस्ड, वस्तु का पुनरुपयोग यानी रीयूज। 3R का उपयोग कीजिए, 3R। ठीक है, रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज। अगला प्रश्न है सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में प्लूटोनियम का उपयोग होता है। ओह सॉरी। सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग, देखिए सौर सेल सिलिकॉन का उपयोग होता है। निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो ये मीथेन है, CH4। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो इनामेल है। जठर ग्रंथियां पाई जाती है, आमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथियां। निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो लाइपेज होता है। पीत रस का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। पौधे में श्वसन होता है, पत्तियों में, तना में, जड़ में। पौधों में श्वसन होता है, तो देखिए यहाँ पे आपको उत्तर हो जाएगा। पौधों में जो श्वसन होता है पत्तियों के द्वारा होता है। आगे देखते हैं प्रश्न। हरे पौधे रात्रि में कौन से गैस का निष्कासन करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। इसीलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब प्रश्न सब बनने लगा। किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है?
तो किण्वन के फलस्वरूप 4 एटीपी का निर्माण किण्वन के फलस्वरूप 4 एटीपी का निर्माण होता है। नहीं, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। मैं जाऊंगा 2 के साथ। किण्वन के फलस्वरूप 2 एटीपी का निर्माण होता है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। सामान्य डायलोस्टिक रक्तदाब होता है 120 mmHg। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग के द्वारा होता है? तो पत्ती के द्वारा। अस्थि क्या है? तो अस्थि उत्तक है। पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो छाल में संचित रहते हैं। विक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं, रेजिन भी है, टैनिन भी है, गोंद भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम है। जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है गुरुत्वानुवर्तन। एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है अंडाशय द्वारा। नेक्स्ट है स्वपरागण निम्न में से किन पौधों में होता है? तो एकलिंगी पौधों में होता है स्वपरागण। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण का विकास होता है? तो एंड्रोमेट्रियम में गर्भाशय का विकास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? शुक्रवाहिका। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। मेंडल किस देश के ईसाइयों के मठ में पादरी थे? तो ऑस्ट्रिया में। इनमें से कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित होता है? कौन होता है? तो जगत। कौन होता है? जगत होता है। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है ए और बी दोनों। मांसाहारी जीवों को कहा जाता है तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है। मांसाहारी जीवों को देखिए द्वितीयक और तृतीयक दोनों कहा जा सकता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? तो 10%। ये बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ प्रश्न था। और यहाँ से सीटेट, बीपीएससी टीआरई 4 और सक्षमता के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ एसएससी रेलवे जैसे एग्जाम के लिए भी ये विज्ञान और पर्यावरण के प्रश्न महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ शिक्षक साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और आगे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।